सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक शर्मा, क्वालिफाइड सीएमए। सो ये वीडियो है रिलेटेड टू सीएमए फाइनल लॉ और सीए और सीएस स्टूडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, सो ये रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो का मेन मोटिव ये है, देखो मेन मोटिव क्या है, हमारा जो चैप्टर्स है उनको रिवाइज करना है। इन डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इन डेप्थ में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट रिवीजन नहीं हो पाती है तो वो जो हमने पढ़ा हुआ होता है वो भूल जाते हैं। तो समरी रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले कंपनी फॉर्मेशन चैप्टर 1, ये अमेंडेड है, फुल्ली अमेंडेड है, जो भी हमारे दिसंबर 20 एग्जाम जो कि पोस्टपोन होके जनवरी 3 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, सो उनके लिए स्टार्ट करते कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शन है? तो 470 सेक्शन है। 470 सेक्शन 29 चैप्टर्स हैं। जैसे हमारे बुक को चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है ना, वैसे ही कंपनीज एक्ट को चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूं कंपनी मींस क्या होता है। कंपनी मींस सिंपल डेफिनेशन, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट 2013 या किसी भी स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी मानी जाती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है जितने मैं शेयर होल्ड करता हूं उतनी मेरी लाइबिलिटी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। परपेचुअल सक्सेशन मींस क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन मींस होता है कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेंबर आते जाते रहेंगे। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये बोतल है, बोतल में पानी भरो निकालो, पानी भरो, वाटर भरते हैं हम निकालते हैं। ठीक है, बोतल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वैसे ही कंपनी है, कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मेंबर आते जाते रहेंगे, उसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है? कंपनी एक सेपरेट एंड लीगल एंटिटी है, बट कुछ केसेस में उसे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है। इट मींस लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन। कंपनी को लीगल पर्सन नहीं माना जाता है। ठीक है, मतलब उसको सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाता। उसके कुछ केस लॉज वगैरह भी हैं जो कि आपकी बुक में दिए होंगे इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में, एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ कंपनी, तो कितनी टाइप की कंपनी होती है? इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे देखा जाए, लाइबिलिटी, मेंबर्स, कंट्रोल, लिस्टिंग और अदर के बेसिस पे। तो इस बेसिस पे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी किसी भी स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है, स्टैट्यूटरी कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब होता है इन कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर मतलब जितने शेयर होंगे उतनी लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब कल को कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो जो गारंटी दी हुई है मेंबर्स ने वो लाइबल होंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कल को कंपनी अगर वाइंडिंग अप वगैरह होगी तो जितनी भी उसकी लाइबिलिटी होगी मेंबर्स की, वो लाइबिलिटी अनलिमिटेड, उनके पर्सनल एसेट्स भी उसमें इंक्लूड करी जाएगी। मेंबर के बेसिस पे देखा जाए तो 1 पर्सन, प्राइवेट कंपनी में 2 लोग, पब्लिक कंपनी में कितने? 7 लोग, और स्मॉल कंपनी होती है पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़। ठीक है, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी जो शेयर होल्ड करती है उसे पेरेंट्स कंपनी बोलते हैं। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी मतलब किसी कंपनी ने मोर देन 50% मतलब 51% की शेयर होल्ड कर रखे किसी कंपनी को, तो वो सब्सिडरी हो जाती है होल्डिंग की। ठीक है, सब्सिडरी कंपनियां उसके डायरेक्टर वगैरह को डायरेक्शन देते हैं, उनके डायरेक्शन पे वो कंपनी चलती है तो वो भी सब्सिडरी मान ली जाएगी। नेक्स्ट है लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। सिंपल डेफिनेशन है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रखी है, लिस्टेड नहीं हो रखी है, अनलिस्टेड। ओके, नेक्स्ट अदर पे आते हैं। गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होती है मोर देन 51%, मोर देन 50%, 51% तक की गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होती है, गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड, जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया होती है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होती है और बिजनेस करती है वो फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली या एजेंट के थ्रू। ओके, एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है? एसोसिएट कंपनी वो होती है जिसमें एटलीस्ट 20% की शेयर होल्डिंग होती है तो उसे एसोसिएट कंपनी कहते हैं। डोमेट कंपनी जो एक्टिव नहीं होती, डोमेट। निधि कंपनी अभी हम आगे देखेंगे। निधि कंपनी इज लाइक मेंबर्स वगैरह मिलकर कंपनी बना लेते हैं, उसमें इट्स लाइक अ कमेटी, जैसे कमेटी होता है ना, पैसा कंट्रीब्यूट करो फिर मेंबर को बांट देते हैं, दैट इज निधि कंपनी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एलआईसी वगैरह वो, और जॉइंट वेंचर जहां पे 2 कंपनियां मिलकर रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर करती हैं, दैट इज जॉइंट वेंचर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। क्या पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, तो उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है या वाइस वर्सा, अगर किसी प्राइवेट को पब्लिक में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, सेम वही बात है, प्राइवेट को इनटू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक बाय अल्टरिंग इट्स एओए। तो एसआर से एओए अल्टर किया जाता है, फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एवरी अल्टरनेशन फाइल करनी होती है आरओसी को विद इन 15 डेज में। कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड इफ एक्सीडिंग 50 नंबर। अगर 50 से ज्यादा लोग हो जाते हैं कंपनी में तो उस कंपनी को रजिस्टर्ड कराना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज वो इलीगल एसोसिएशन मानी जाती है। ओके, एक्सेप्शन है एचईएफ वगैरह। नेक्स्ट हम बात करें इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है? पहले फॉर्म देख लेते हैं। पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं लाइक शेयर होल्डर। ओके, प्राइवेट कंपनी 2 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं, 1 पर्सन कंपनी 1 शेयर होल्डर चाहिए।
रिमेंबर दिस, 1% कंपनी में एक शेयर होल्डर होना चाहिए, डायरेक्टर 1 से 15 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, कैसे इनकॉर्पोरेट होती है? तो सबसे पहले फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार एमओए एओए, उसका फॉर्म बताओ INC 32, ठीक है, उसमें सारी डिटेल फिलअप करके MCA 21 पे फाइल की जाती है। ओके, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक क्वेश्चन आया हुआ था MCQ में, सिन नंबर कितनी डिजिट का होता है? 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ओके, अलॉटमेंट ऑफ सिन नंबर, ठीक है, अलॉटमेंट जब रजिस्ट्रेशन वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है फॉर्म की, उसके बाद अलॉट कर दिया जाता है सिन नंबर। मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, या हर कंपनी को डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखने होते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत या इनकरेक्ट दी तो सेक्शन 447 एप्लीकेबल हो जाता है। सेक्शन 447 हम आगे देखेंगे, उसमें पनिशमेंट होती है बहुत तगड़ी वाली। ओके, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, अगर कंपनी ठीक से इनकॉर्पोरेट नहीं है, उसमें कुछ रॉन्ग है, फ्रॉड है, इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दी जा सकती है, उसका नेम रिमूव किया जा सकता है और उसे वाइंडिंग अप कर दिया जा सकता है। तो अगर कोई कंपनी फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट करी गई है तो इन दैट केस उसको क्या क्या किया जाएगा? लाइबिलिटी अनलिमिटेड, उसका नेम रिमूव और वाइंडिंग अप भी कर सकती है। कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी, नाम से ही लग रहा है एक बंदा चाहिए, यस एक बंदा चाहिए। MOA इंडिकेट नेम ऑफ नॉमिनी, एक बंदा चाहिए पर उसके अलावा एक नॉमिनी भी होना चाहिए, उसका कंसेंट चाहिए, अगर वो कंसेंट चेंज करना चाहता है तो कर सकता है, यस नोटिस देके कर सकता है। नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, तो वही नॉमिनी और वही बंदा शेयर होल्डर ही बनेगा, ठीक है। कैन नॉट इनकॉर्पोरेट अंडर सेक्शन, मतलब एनजीओ वगैरह में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ओपीसी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, एनी काइंड ऑफ कंपनी हो सकती है। 2 साल बाद 50 लाख की पेड शेयर कैपिटल या 2 करोड़ की टर्नओवर हो जाती है तो इन दैट केस वो कन्वर्ट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? कंपनी एक लीगल एंड सेपरेट एंटिटी बन जाती है, ये इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का क्या इफेक्ट होता है? तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट MOA एंड AOA कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर नॉट विद आउटसाइडर, तो इट्स लाइक एग्रीमेंट जिसमें कंपनी और मेंबर के भी सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं कि ऐसे काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह, दैट इज MOA AOA। ओके, नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है जैसी कंपनी रजिस्टर्ड कराएगी 30 डेज के अंदर उन्हें एक रजिस्टर्ड ऑफिस लेना होता है और 30 डेज के अंदर ही उन्हें फॉर्म फाइल करना होता है INC 22 फॉर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट में बात करूँ ऑफिस के बाहर नेम को लेवल करना होता है, नेम को लगाना होता है, जो भी मेरी कंपनी का नेम होगा ऑफिस के बाहर एक बोर्ड वगैरह जो भी प्लेट वगैरह लगानी होती है। नेक्स्ट में बात करूँ नोटिस ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू ROC, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA क्या होता है? यहाँ पे लिखा है ना व्हाट, तो इसमें सारी डिटेल्स होती है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, हर कंपनी के वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें होता है कॉन्स्टिट्यूशन, द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ कंपनी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ पावर ऑफ कंपनी, जिसमें होता है नेम, स्टेट, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल, समरी में, ठीक है। और आर्टिफिशियल भी होते हैं, MCA की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे टेबल A to A आर्टिफिशियल। अगर छोटी कंपनी है, ज्यादा झमेले में नहीं पढ़ना चाहती तो ये डाउनलोड करके इसमें एडिटिंग वगैरह करके वही अटैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अप्लाइंग फॉर द नेम ऑफ कंपनी, कैसे अप्लाई होता है? आपने रन सुना होगा, RUN, रन रिजर्व यूनिक नेम। अगर नई कंपनी है 20 दिन के लिए वैलिड होता है, एग्जिस्टिंग कंपनी है 60 डेज के लिए वैलिड होता है। एग्जिस्टिंग कंपनी को क्यों नेम रिजर्व कराना है? समटाइम जो एग्जिस्टिंग कंपनी रिजर्व नेम रिजर्व कराया था वो टू आइडेंटिकल टू एनी अदर कंपनी और किसी कंपनी से रिलेटेड होता है तो इन दैट केस उसे नेम चेंज करना पड़ता है, तो 60 दिन का टाइम उनको दिया जाता है, ठीक है। नेम रिजर्व करके फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओके, इन केस ऑफ न्यू कंपनी नेम नॉट आइडेंटिकल टू एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग के आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। नॉट बी रजिस्टर्ड इफ नेम कनेक्टेड विद और हैविंग पैट्रोनेज ऑफ CGSG, अगर उनके सिमिलर होगी तो ऐसा करना नॉट अलाउड, ऐसे नेम नॉट अलाउड, ठीक है। 20 days फॉर न्यू कंपनी इन केस ऑफ न्यू कंपनी एंड 60 days इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। नेक्स्ट मैं बात करूँ रॉन्ग और इनकरेक्ट, तो 1 लाख की पेनल्टी और 3 और 6 महीने के अंदर चेंज करना होता अकॉर्डिंग टू केस, या नाम रिमूव कर दिया जाएगा, वाइंडिंग अप कर दिया जाएगा अगर उन्होंने चेंज वगैरह नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करें अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम सेक्शन 13। तो अल्टरनेशन कब कब हो सकती है? नेम चेंज करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो अल्टरनेशन करी जाती है। जो भी अल्टरनेशन करनी है किसके थ्रू होती है? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही आप अल्टरनेशन कर सकते हो MOA में, AOA में। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कम से कम 75% की अप्रूवल चाहिए होती है। ओके, जो भी अल्टरनेशन वगैरह होगी किसको फाइल करनी होगी? रजिस्ट्रार को फाइल करनी होगी। फिर रजिस्ट्रार फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करता है। अगर
सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आरओसी उसे सर्टिफाइड करता है। ओके, जो भी अल्टरनेशन वगैरह होती है। तो ये था प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन। नेक्स्ट हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ मेमोरेंडम। अगर नेम को चेंजेस कराने तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? सीजे एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शन टू द कंपनी टू रेक्टिफाई नेम्स। अगर सिमिलर है, आइडेंटिकल है, उसे डायरेक्शन इश्यू किया जाएगा 3 महीने 3 मंथ 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू केस कि आप चेंज कर लो। नोटिस ऑफ चेंज टू आरओसी का 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को दे दो जैसे ही चेंज करा आपने। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? हाउ, कैसे, ठीक है। एमओए में क्या होता है? क्या काम करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है कैसे काम करना है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट, वही सब इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल फॉर्म होते हैं टेबल F2J। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल। यस, बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन एओ में अल्टरनेशन करी जा सकती है, उसमें कन्वर्जन ऑफ कंपनी प्राइवेट इनटू पब्लिक, पब्लिक इनटू प्राइवेट। तो इन दैट केस ओके, जो भी अल्टरनेशन वगैरह है आरओसी को 15 दिन के अंदर फाइल करनी होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या होता है? पर्सन जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है ये डीम्ड किया जाता है कि उसे सारी नॉलेज है, उसने एमओए एओ को रीड किया हुआ है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उसने अच्छे से रीड कर रखा है, उस पर्सन को डीम किया जाता है। कल को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उठ के आएगा नहीं केस करने की मेरे को ये पता नहीं था। ओके, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये होता है कि जो आउटसाइडर है उनको ये नहीं पता होता कि कंपनी के इंटरनल मैटर क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन है, इन दैट केस वो केसेस वगैरह कर सकते हैं और उन्हें रेमेडी मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? एमओ एओ को अल्टर करके फिर एप्लीकेशन करेंगे आरओसी को, फिर आरओसी न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करेगा, सिन नंबर। कोई भी डेब्ट और लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर कंपनी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सो ये था हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट आता है पार्ट 2 निधि कंपनी। निधि कंपनीज क्या होती है? निधि कंपनी होती है जैसे बहुत सारे मैं और बहुत सारे लोग ऐसे मिलके एक कंपनी बनाए, उस कंपनी का मेन मोटिव क्या है? सेविंग करना, ठीक है। सेविंग, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग। हम लोग क्या करेंगे? पैसे बचा के कुछ सेविंग वगैरह करेंगे, एक पूल बनाएंगे, ठीक है। पूल बनाया, ये पूल बनाया, इसमें सब लोग पैसा डाल रहे हैं, यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं और यहाँ पे खूब सारे पैसे इकट्ठे हो गए हमारे पास। अब किसी मेंबर को जरूरत होगी तो हम उसे दे देंगे, ठीक है। इट्स लाइक अ लोन, ठीक है। तो सिर्फ मेंबर्स को देंगे, आउटसाइडर को नॉट अलाउड। ओके, सो रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड लैंडिंग टू मेंबर, मतलब डिपॉजिट मेंबर से लेना और मेंबर को ही देना। ये निधि कंपनी के फीचर्स है। रिक्वायरमेंट क्या है इनकॉर्पोरेशन की? निधि कंपनी की तो पेड शेयर कैपिटल 5 लाख चाहिए होती है और कोई भी निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती, नॉट अलाउड। अगर इश्यू किया हुआ है तो उसे रिडीम कर दो। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं मेंबर्स की, तो कितने 200 मेंबर चाहिए होते हैं और नेट ओन फंड। नेट ओन फंड मतलब इतना पैसा उनके खुद के पास होना चाहिए, कितना? 10 लाख रुपए। एक रिटर्न फाइल करनी होती है, कब करनी होती है? जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 90 दिन के अंदर अंदर रिटर्न स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस की सारे कॉम्प्लायंसेस वगैरह हमने फॉलो किए हैं, उसकी एक रिटर्न 90 जैसी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 90 दिन के अंदर फाइल कर दो। नेक्स्ट मैं बात करूं चिट फंड का बिजनेस, हायर परचेज, फाइनेंसिंग, लीजिंग या प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर इश्यू करना या फिर कोई करंट अकाउंट खोलना, ये सब नॉट अलाउड होता है, निधि कंपनी नहीं कर सकती है। शेयर कैपिटल की बात करूं तो इक्विटी शेयर 10 रुपीज का एक होना चाहिए कम से कम और 10 शेयर अपने मेंबर को देने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 10 तो देने ही चाहिए, ये बोला हुआ है। ब्रांचेस अलाउड है क्या? यस अलाउड है। अगर कंटिन्यूअसली 3 इयर्स तक प्रॉफिट हुआ तो ब्रांचेस भी अलाउड है खोलना। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय निधि, तो कितना एक्सेप्ट कर सकती है? 20 टाइम। नेट ओन फंड का 20 टाइम, उससे नेट ओन फंड जो है उसका 20 टाइम, उससे ज्यादा का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अगर डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा तो किसको बोलेंगे? आरओसी को बोलेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ निधि अगर होती है तो किसको अप्रोच करेंगे? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम को अप्रोच करेंगे कि केस को सॉल्व करो। ओके, जो भी निधि के पास डिपॉजिट होते हैं वो उसकी गारंटी सीजी और आरबीआई नहीं देते, जैसे कि बैंक्स वगैरह की गारंटी होती है ना कि अगर बैंक डूबेगा तो आरबीआई और सीजी पेमेंट कर देंगे, पर निधि में ऐसा कोई गारंटी वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिपॉजिटर बिफोर ओपनिंग देयर अकाउंट। तो किसी का अकाउंट ओपन करने से पहले उन्हें प्रॉपर इंट्रोडक्शन सारी डिटेल दी जाती है, तभी उनका अकाउंट ओपन किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं डिपॉजिट्स की। फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर कब से? मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 60 मंथ। रिकरिंग डिपॉजिट का टेन्योर कब से? मिनिमम 12, मैक्सिमम 60 मंथ। ओके, और जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह होगा कौन प्रेस्क्राइब करेगा? आरबीआई, उससे ज्यादा नॉट अलाउड, ठीक है। अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट क्या होता है? वो होता है जो भी डिपॉजिट है उसका आउटस्टैंडिंग है उसका 10% किसी शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करना होता है, दैट इज अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। नेक्स्ट हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, निधि शैल गिव लोन्स टू इट्स मेंबर ओनली अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। यस, ओके, सिक्योरिटीज लेके ही लोन वगैरह देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिविडेंड दे सकती है क्या? डिविडेंड नहीं दे सकती, पहले तो रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी होगी और अप्रूवल लेके मैक्सिमम कितना दे सकती है? 25% तक, उतना ही दे सकती है और उसका इक्वल अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो जितना डिविडेंड देगी उतना ही अमाउंट जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना होगा। नेक्स्ट, अगर डिफॉल्ट वगैरह कर रही है तो फिर डिविडेंड नहीं दे सकती। सो नेक्स्ट मैं बात करूं ऑडिटर की, तो जो इंडिविजुअल है कितना? 1 टर्म 5 साल की और अगर फर्म होगी तो 2 टर्म 5 साल की, यानी 10 साल के लिए फर्म और इंडिविजुअल है तो 5 साल के लिए फिर
रीअपॉइंटमेंट हो सकती है कूलिंग पीरियड के बाद। नेक्स्ट, हाफ ईयरली रिटर्न करनी होती है विद इन 30 डेज में। जैसे हाफ ईयर एंड हुआ है 30 डेज के अंदर अंदर उन्हें एक रिटर्न फाइल करनी होती है, NDS 3 उसका फॉर्म होता है। ऑडिटर सर्टिफिकेट, ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यस, कि उन्होंने सारे कॉम्प्लायंसेस वगैरह को फॉलो किया हुआ है। पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंसेस 5,000 रुपीज, पनिशेबल विद 5,000 रुपीज, कंटिन्यू रहा तो 500 रुपीज पर डे। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी कंपनी होती है? प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनियां होती है जो हमारे फार्मर्स वगैरह होते हैं उनके लिए बनाई जाती है, उनको बेनिफिट देने के लिए बनाई जाती है, दैट इज प्रोड्यूसर कंपनी। पूरे कंपनीज एक्ट में ये इकलौता है जो कि 1956 के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 1956। ओके, सेक्शन 581 ए से लेकर 581 जेड टी तक के सारे सेक्शन रिलेटेड टू प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट है सेक्शन 581 बी में प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इंश्योरेंस, ये सारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और बेनिफिट किसको देना है? फार्मर्स को। रजिस्ट्रेशन वगैरह जैसे नॉर्मल कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वैसे ही होता है। ओके, बेनिफिट टू मेंबर्स, बेनिफिट मेंबर्स कौन होते हैं इसमें? फार्मर ही मेंबर्स होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम बात करें बेनिफिट क्या मिलता है मेंबर्स को, तो जो भी वो प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू दी जाती है। अगर मैं कुछ गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहा हूँ प्रोड्यूसर कंपनी को तो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, या फिर उन्हें बोनस वगैरह दिया जाता है या रिटर्न्स वगैरह, इट्स लाइक ए डिविडेंड वगैरह पे किया जाता है उन्हें, और कोई भी सरप्लस वगैरह होता है, बोनस वगैरह होता है तो वो मिलता है, ठीक है, मेंबर्स को। और ये प्रोड्यूसर कंपनी प्रोग्राम वगैरह भी कराती है तो उसमें ये पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं, ये बेनिफिट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्रोड्यूसर कंपनी, तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जैसे सारी कंपनियों का होता है वैसे ही यहाँ भी होता है, नेम, स्टेट, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, वो सारी चीजें होती है मेमोरेंडम में। सो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? चेयरमैन वगैरह कैसे चूज करना उनके बारे में बता होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट है एवरी प्रोड्यूसर कंपनी कम से कम 5 डायरेक्टर, मैक्सिमम कितने? 15 डायरेक्टर। मैटर टू बी ट्रांसफर एट जनरल मीटिंग, अप्रूवल ऑफ बजट, पैट्रोनस, बोनस, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, तो ये सारी डीलिंग होती है मीटिंग्स पे। 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप शेल कॉन्स्टिट्यूट क्वारम ऑफ जनरल मीटिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कितने लोग क्वारम कर सकते हैं? 1/4। क्वारम क्या होता है? वैलिडेशन, मीटिंग को वैलिडेट करने के लिए इतने लोग चाहिए, तो कितने लोग चाहिए? 1/4। ओके, 1/4 यानी 25%, इतने लोग मीटिंग में होने चाहिए तभी वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। तो ये था हमारा प्रोड्यूसर कंपनी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इट्स लाइक एनजीओ, ठीक है, जिसका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है, चैरिटी वगैरह करते हैं, वो सारी कंपनियां सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती हैं। सो रजिस्ट्रेशन कैसे होती है देख लो। ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ऐसा कुछ काम करती है, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो ऑब्जेक्ट में लगाना चाहिए, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, डिविडेंड वगैरह मेंबर्स को नहीं दे सकती है। अगर अमलगमेट हो रही है तो किसके साथ ही होगी? सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली एनजीओ, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी उसी के साथ अमलगमेट होगी। लाइसेंस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एप्लीकेशन करना होगा फॉर्म INC 12 में, ROC लाइसेंस ग्रांट करता है फॉर्म INC 16, 17 अकॉर्डिंग टू केस। सो नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस, सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं? MOA को देना होता है, डिक्लेरेशन देनी होती है INC 14 में CA CMA CS एडवोकेट द्वारा, स्टेटमेंट शोइंग इन डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की सारी स्टेटमेंट देनी होती है, P&L बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है 3 साल की, और डिक्लेरेशन जो मेंबर्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा कौन सा फॉर्म INC 15 में मेंबर्स द्वारा डिक्लेरेशन दी जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ LLP कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और वाइस वर्सा। तो LLP एक्ट 2008 में ऐसा कोई प्रोविजन तो है नहीं, बट यहाँ पे बोला हुआ है कि 7 और मोर पार्टनर्स वगैरह होंगे तो कन्वर्ट करी जा सकती है, किसमें? LLP टू प्राइवेट कंपनी वगैरह। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन डन हो चुका।